हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 2 है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका पिछला भाग ज़रूर देखा होगा। कहानी को पूरा वॉच कीजिए और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। रम्या ने मित्रा से कहा, चलो एक कार्ड निकालो, आज मैं तुम्हारा फ्यूचर देखने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है तेरी डेस्टिनी ने तेरे लिए कुछ अलग और ख़ास सोचा हो। रम्या के कहने पर मित्रा ने एक कार्ड निकाला और रम्या ने उस कार्ड को देखा और पढ़कर गंभीर हो गई। तो मित्रा पूछी, ऐसा क्या लिखा है हमारी किस्मत में जो तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल दिया? बोलना रम्या, क्या हुआ? रम्या ने कहा, तेरी डेस्टिनी यह नहीं है मित्रा, तुझे कहीं और लेकर जाएगी। आने वाला समय तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। एक अनजान तूफान तेरी लाइफ में दस्तक देने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। उसकी बात सुन मित्रा गंभीर हो गई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। क्या रम्या, कुछ भी? देख, हम मजाक नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम माने भी तो कैसे माने? हमारी डेस्टिनी इसी आश्रम के साथ जुड़ी है। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अपने बाबा को छोड़कर और अपने शहर को। रही बात मुश्किलों की, वह तो हर रोज आती है हमारी लाइफ में, जिसे हम अपने शांत चित्त से सॉल्व कर देते हैं। रम्या ने कहा, इस बार मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाए। ऐसा ही होगा, मित्रा ने जवाब दिया। तो रम्या मन में सोचती है, सॉरी मित्रा, मैं तुम्हें पूरा सच नहीं बता सकती हूँ। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा। विजय जी उत्तराखंड पहुँचते हैं, तभी उनके फ़ोन की रिंग बजी। देखा तो रुद्र था। वो फ़ोन उठाकर पूछे, क्या हुआ रुद्र? अंकल, आप पहुंच गए? रुद्र ने पूछा। हाँ, अभी जस्ट पहुंचा हूँ, आश्रम के लिए ही निकल रहा हूँ, विजय जी ने जवाब दिया। वेट अंकल, माया और ऋषि दोनों आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं, रुद्र ने कहा। क्या? इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं अकेले हैंडल कर लेता, विजय जी थोड़ा उखड़ कर पूछे। आई नो बट सॉरी, मैं आपका काइंड नेचर से वाकिफ़ हूँ और मुझे मेरे काम में ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए। जो काम वहाँ बात से नहीं बन सकता, वहाँ दिमाग यूज़ करना पड़ता है, जिसमें माया और ऋषि दोनों माहिर हैं। जब तक वे दोनों वहाँ पहुँच नहीं जाते, आप होटल लेकर आराम कीजिए। रुद्र फ़ोन कट कर देता है। माया और ऋषि दोनों रुद्र के बेस्ट फ्रेंड थे। जहाँ भी रुद्र के काम में प्रॉब्लम्स आती, यही दोनों हैंडल करते। दोनों बहुत अच्छे हैकर्स थे। विजय जी खुद में बड़बड़ाते हुए, यह रुद्र भी ना कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता। वह अच्छी तरह से जानता था कि दोनों लंदन से मेरे साथ निकलते तो मैं मना कर देता यहाँ आने से, इसलिए उसने मेरा यहाँ पहुँचने का वेट किया। रोहन ने पूछा, अंकल के साथ माया और ऋषि को भेजने की क्या ज़रूरत थी रुद्र? दोनों हाइकर है, आश्रम जाकर क्या करेंगे? रुद्र ने कहा, अंकल के पहुँचने से पहले माया ने उस आश्रम की सारी डिटेल्स निकालकर मुझे सेंड कर दिया था। उस आश्रम पर बहुत कर्ज है, लेकिन उसका ओनर महर्षि वृहंत अभी तक उस लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे कर पाया है। लोन? कैसा? रोहन ने पूछा। उस बाबा को लोन की क्या ज़रूरत पड़ गई? यही तो खास होती है बाबाओं में। समाज सेवा के नाम पर ऐसे ही बाबा बनकर अपने मज़े करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हो सकता है कि उसके पास कोई तरीका होगा जिससे वो अपने आश्रम में आए लोगों की छोटी मोटी बीमारियां का इलाज करता हो, जिससे वो उनके लिए डॉक्टर बन गया हो और अंकल को उसकी वही कला अद्भुत लगी हो। अंकल ने जब मुझसे कहा तो मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए मैंने भी सोचा चलो एक बार देख लिया जाए। और यदि उस बाबा ने यहाँ आने से मना कर दिया तो? रोहन ने फिर पूछा। इसलिए तो माया और ऋषि दोनों गए हैं। यदि उस बाबा ने यहाँ आने से मना किया तो उसका लोन हम चुका देंगे और उस आश्रम को भी खरीद लेंगे। और ऐसे भी वो कभी लोन चुका नहीं पाएगा, क्योंकि ऋषि और माया उसे चुकाने नहीं देंगे। उसका इंटरेस्ट बढ़ते ही चला जाएगा और फिर वह इतना मजबूर हो जाएगा कि हमारी बात मानने के सिवा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सोचकर ही दोनों के चेहरे पर अपनी होने वाली जीत की स्माइल आ गई थी। इधर रम्या ने कहा, चल ना बाहर, मुझे अपना गांव तो घुमा, आई हूँ तो कुछ नया हो जाए। मित्रा ने कहा, आज तो शाम हो गई है, कल चलेंगे, बाबा का भोजन की तैयारी भी करनी है, उनके आने का समय जो हो गया है। रम्या ने पूछा, तुम्हारा आश्रम बहुत बड़ा है, यहाँ पर काम करने वालों की संख्या भी अच्छी है। जो वैद्य बनने आए हैं वो तुम्हारे बाबा के शिष्य हैं। फिर आम भक्तों की सेवा करना
उनकी सहायता करना, यह सब कैसे मैनेज होता होगा? आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग मित्रा, लेकिन अर्निंग का तो कोई साधन ही नहीं है, फिर ये सब कैसे? मित्रा ने कहा, बाबा कहते हैं सब प्रभु की कृपा है, भक्त जो चढ़ाते हैं उन्हीं से पूरा हो जाता है, और वैद्य बनने के लिए पूंजी की क्या जरूरत है? जो विशिष्य हैं वह हिमालय और उसके आसपास या ऐसी जगह पर जहां औषधि बनाने के लिए जड़ी बूटी वनस्पति मिल जाए या और भी कोई सामग्री जो औषधि बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वे सारे स्वयं जाते हैं और लेकर आते हैं, और बाबा का कर्तव्य है उन्हें शिक्षित करना। और रही बात यहाँ पर काम करने वाले की, वो सब अपनी मर्जी से करते हैं और यहाँ रहते हैं। रम्या ने कहा, वो एक और सवाल पूछ सकती हूँ क्या? पूछो पुत्री, क्या पूछना है? महर्षि बृहंत जी अंदर आते हुए पूछे। उन्हें देख रम्या थोड़ी संकोच में पड़ गई पूछने से। पुत्री, निडर होकर पूछो, महर्षि ने कहा। तो रम्या पूछी, यदि अंकल कल आपको कुछ हो गया तो इस आश्रम का उत्तराधिकारी, जैसे राजा का सिंहासन पर उसका पुत्र बैठता है, लेकिन आपका तो कोई पुत्र नहीं है, फिर कौन होगा? रम्या की बात सुन महर्षि बृहंत जी मुस्कुरा उठे और बहुत शांत स्वभाव से बोले, हमारे लिए तो सभी एक समान हैं। हमारे शिष्यों में जो इस आश्रम का उत्तराधिकारी बनने के काबिल होगा उनकी चयन होगी, और फिर मृत्यु के बाद यहाँ क्या होगा कौन देखा है? हमारी लाडली मित्रा ही फैसला लेगी कि इस आश्रम का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। मित्रा की आंखें भर आई थी और वह बोली, बाबा, रम्या तो कुछ भी बोलती है, लेकिन आप तो ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। भगवान करे हमारी उम्र भी आपको लग जाए। महर्षि मुस्कुरा कर बोले, मृत्यु अटल सत्य है बेटा। अब चलो, भोजन का समय हो गया है। माया और इसी होटल पहुंचते हैं जहां वो विजय जी से मिलते हैं। वह बोले, देखो, मुझे मेरे तरीके से काम करने देना। मासूम लोग हैं, सीधी बात समझते हैं, मैं सब संभाल लूँगा। माया बोली, अंकल, हमें भी मासूम लोग ही पसंद है, देख लीजिए आप, वरना हमें भी तो मासूम लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। तभी ऋषि बोला, ऐसे आपके मासूम बाबा ने काफ़ी लोन लिया है और अब तक उन्होंने उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं चुकाया है। यह कहते हुए माया और ऋषि दोनों हंस पड़े। रुद्र अपने प्राइवेट आशियाने में था जहां रोहन से अपने काम का डिस्कशन कर रहा था। उसी वक्त उसका बॉडीगार्ड एक आदमी को बुरी तरह से पकड़कर उसके सामने लाते हैं। वह शख्स घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर रुद्र से माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पैसों की लालच में अंधा हो गया था। वादा करता हूँ कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। रुद्र उसकी आंखों में अपने प्रति डर देख मुस्कुरा उठा और बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे गद्दारी करते रहोगे और मुझे मालूम नहीं चलेगा? हिम्मत है तुम में, वरना रुद्र प्रताप सिंह से कोई भी गद्दारी करने से पहले 100 दफ़ा सोचता ही है, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। अब सीधे सीधे बता, बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? वह बोला, बताऊंगा, लेकिन तुम वादा करो मुझे यहाँ से जाने दोगे। कहावत है एक हमारी भाषा में, एक तो चोरी, ऊपर से रुद्र से सीना जोड़ी। वह अपना बंदूक निकाल उसके मस्तिष्क पर टिका देता है। वह डर से कांपने लगता है। प्लीज़ प्लीज़ डोंट शूट मी, मैं बताता हूँ, वो सारी लड़कियाँ वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। और वह रुद्र को एड्रेस देता है। अब मुझे छोड़ दो, रुद्र ने कहा, तुम्हारी ज़रूरत खत्म हुई। और वह उसे शूट कर देता है। और फिर वह अपने एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है। क्रिश्चियन था, इसलिए इसका अंतिम संस्कार भी उसी तरीके से होना चाहिए। ले जाओ इसकी बॉडी को, और रोहन, तुम जाकर इसके परिवार को संभालो। उसी वक्त उसकी मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो उसकी भाभी देविका थी। वह फ़ोन उठाकर कुछ पूछता, उससे पहले ही देविका उसे जल्दी से घर आने के लिए कहती है, रोहन, मुझे घर जाना होगा, यहाँ तुम सब संभाल लेना। रुद्र अपनी कार की स्पीड को तेज किया ताकि वो जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए। वो घर के अंदर जाकर अपनी आंखें गुस्से से बंद कर लेता है। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे जेल में डालेंगे। मैं अपने बेटे के पैसों से पीता हूँ, किसी का बाप का नहीं। वह शख्स बहुत ही नशे में बोले जा रहा था। वह सुबोध प्रताप सिंह रुद्र और अर्जुन के पिता थे, जो घर से कई कई दिनों तक गायब रहते थे और जब शराब पीने का पैसा खत्म हो जाता तो लौटकर अपने घर आ जाते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और अर्जुन जाकर उनकी बेल करवाई। रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है,
कितनी बार कहा है आपसे, ऐसे शराब के नशे में घर मत आया कीजिए। और यह शराब क्यों नहीं छोड़ देते हो? पुलिस ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप रुद्र प्रताप सिंह के बाप हो। सुबोध जी चुपचाप अपनी नजरें नीचे किए उसकी बातें सुन रहे थे। अपना नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रखा होता। अर्जुन जोर जोर से तालियां बजाने लगता है रुद्र की बात पर और बोला, बड़े भाई का तो नहीं, पापा का ही लिहाज कर लिया होता कि उनसे बात कैसे करनी है। जेल से उन्हें मैंने बेल करवाई और भाषण तू दे रहा है। आज उनकी हालत का जिम्मेदार भी तू है। गलत भी क्या है? मुझे तो शर्म नहीं आती उन्हें अपना पिता कहने में, फिर तुम्हें क्यों आती है? रुद्र ने भी गुस्से में कहा, मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और मेरी पहचान को कोई नुकसान पहुंचाए यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और यह तुम क्या समझोगे? एक मामूली ट्रैवल एजेंसी का काम करते हो और मुझे तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। लंदन में तुम्हें कोई न जाने, लेकिन मुझे जानते हैं। तुम मेरे भाई हो। एक आखिरी बार आप दोनों को समझा रहा हूँ, यह घर मेरा है। कौन यहाँ रुकना चाहता है? जाने क्यों नहीं देते हमें? तुम्हें क्या लगता है हम तेरे बिना कुछ नहीं है जो हर वक्त अपना एहसान जताता है? अर्जुन भी गुस्से से तिलमिला उठा था। अभी नशे में धुत सुबोध जी फर्श पर गिर पड़े। उन्हें गिरता देख अर्जुन झट से उठाया, पापा उठिए। लेकिन रुद्र अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तो अर्जुन को और भी तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने पिता को लेकर उनके कमरे में चला गया। हेमा जी, गायत्री जी और दीपिका भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्जुन सुबोध जी को बेड पर सुलाता है और उनका जूता उतारकर और कंबल उड़ाकर अपने कमरे में चला जाता है। आज वो बहुत ही गुस्से में था। उसका गुस्सा देख देविका ने उसे पानी का गिलास दिया तो उसने थोड़ा खुद को शांत किया। रुद्र अपने कमरे में जाने लगा तो उसके कदम सुबोध जी के कमरे के सामने रुक गया। वह अंदर देखा तो वे गहरी नींद में थे और कंबल उनके शरीर से हट गई थी। वह अंदर जाकर उन्हें कंबल उड़ाता है और अपने पिता की हालत देख थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इधर अगले दिन विजय जी, माया और ऋषि आश्रम पहुंचते हैं। महर्षि वृहंत जी विजय जी को पहचान जाते हैं। कैसे आना हुआ? पिछला मुलाकात आपके साथ बहुत अच्छा अनुभव था। विजय जी बोले, जी आपका शुक्रिया जो हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं। यह मेरे दोनों बच्चे हैं, माया और ऋषि। इनकी दिली इच्छा थी कि यह दोनों आपसे मिले। महर्षि बृहंत जी मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा किया जो आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ गए। यह बहुत अच्छा मौका है उन्हें जीवन के बारे में कुछ सीखने का। ऋषि ने माया के कान में धीरे से बोला, यह बाबा तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। देखकर तो नहीं लग रहा है कि कुछ घोटाला भी कर सकता है। उस वक्त रम्या और मित्रा बाहर गए हुए थे, जहाँ मित्रा रम्या को अपना सुंदर सा गांव और उसके आसपास की खूबसूरती से परिचय करा रही थी। अभी मित्रा को प्रद्युमन नजर आया जो उसके ही तरफ आ रहा था। प्रद्युमन से मित्रा जरूरत पड़ने पर ही बात करती थी, ऐसे वह उससे दूर ही रहती थी। प्रद्युमन ने कहा, माफ करना मित्रा, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मित्रा ने धीरे से कहा, हमसे? और यहाँ? बोलिए, हम सुन रहे हैं। यहाँ नहीं मित्रा, अकेले में। मेरा मतलब कहीं और चलते हैं। तो मित्रा भौचक्की रह गई। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। आपको जो भी बात करनी है आश्रम आकर कीजिएगा। अब आप यहाँ से जाइए। मित्रा के मना करने से प्रद्युमन बेमन वहाँ से चला जाता है। तभी रम्या ने पूछा, ये कौन था? प्रद्युमन, क्या तुम्हारा होने वाला हस्बैंड? प्रद्युमन को देख रम्या का मुंह खुला का खुला रह गया था। आई कांट बिलीव, तुमने खुद को देखा है कभी? उसकी बात सुन मित्रा उसे सवालिया नजर से देखने लगी। मित्रा, कॉलेज में हजारों लड़के तेरी खूबसूरती पर मोहित थे। तू मिस दिल्ली बन जाती यदि तूने फॉर्म भरा होता तो। हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का सोनू तुझ पर कायल था। उन सबको तूने रिजेक्ट कर दिया और तेरे बाबा ने तेरे लिए किसी को चुना भी तो। यह प्रद्युमन, कशमिश, चंपू, तुम दोनों का कोई मेल नहीं है यार। रम्या, क्या सूरत ही सब कुछ होता है? प्रद्युमन का व्यवहार और चरित्र बहुत अच्छे हैं। मित्रा ने उसे जवाब दिया, मानती हूँ सूरत सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ तो होता है। सच बता मित्रा, क्या तू सच में प्रद्युमन को प्यार करती है? यह सुनकर मित्रा चुप हो गई। मैं जानती हूँ वह तुझे पसंद भी नहीं होगा। प्यार तो बहुत दूर की बात है। अपने बाबा की खुशी के लिए इतना बड़ा समझौता? ओ गॉड मित्रा, एक ही लाइफ मिली है, उसमें भी खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचा। रम्या उसे समझाने की कोशिश की,
लेकिन मित्रा ने कहा, प्लीज रम्या, हम पहले भी तुम्हें बता चुके हैं कि बाबा जो भी फैसला लेंगे हमारे बारे में हम वही मानेंगे। अब आश्रम चलते हैं, हमें अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तभी रम्या ने खुद से कहा, मित्रा, तुम्हारी किस्मत कुछ और है, और देखना तुम्हें भी प्यार जरूर होगा, और जो तुम्हें प्यार करेगा वह कोई आम नहीं होगा, उसकी दीवानगी सिर्फ तुम होगी। दोनों आश्रम पहुंचते हैं, जहां विजय जी पहली बार मित्रा को देख रहे थे। माया और ऋषि भी उसकी खूबसूरती और सादगी देख चकित थे। महर्षि वृहंत जी बोले, पुत्री, यह हमारे मेहमान हैं, इनके रहने और भोजन का प्रबंध करो। जी बाबा, कहकर मित्रा अंदर चली गई। सभी ने साथ में भोजन किया और विजय जी, माया और ऋषि मेहमान कक्ष में आराम करने चले गए। तभी माया ने विजय जी से पूछा, अंकल, आपने बात क्यों नहीं की? विजय जी ने कहा, अभी सही समय नहीं था, देखते हैं कि उन्हें कैसे मनाया जाए। जाओ अब अपने कमरे में आराम करो। इधर मित्रा अपने बिस्तर पर लेटी हुई रम्या की बातें सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिससे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह उठकर आंगन में आ गई। तभी महर्षि वृहंत जी की नज़र उस पर पड़ी। पुत्री, उसके बाबा ने उसकी बेचैनी को भाप गए थे। क्या बात है, आज आपको नींद नहीं आ रही है? आओ हमारे साथ बैठो और जो भी मन में विचार आ रहे हैं हमसे सब कह दो। बाबा, हमारी माँ कैसी दिखती थी? वो हमें छोड़कर कैसे चली गई? आपका और उनका वैवाहिक संबंध कैसा था? मित्रा भावुक होकर पूछी। वह बोले, आपकी माँ बहुत सुंदर थी, चंद्रिका नाम था उनका। आप अपनी माँ की ही परछाई हो, बहुत महान थी आपकी माँ। हम एक साधारण इंसान थे। हमारा प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमारी दुनिया से मोह माया भंग हो रही थी और हम प्रभु के ध्यान करने लगे। लेकिन उसने कभी हमें प्रभु के मार्ग पर जाने से नहीं रोका। जब हम दीक्षा लेने के लिए यहाँ आए तब वो माँ बनने वाली थी, लेकिन उसने यह बात हमसे छुपा ली। वह हमेशा हमारे साथ ही रही, हमारी निस्वार्थ खूब सेवा की, कभी हमसे कुछ नहीं कहा, ना शिकवा की ना ही शिकायत। यह आश्रम भी उन्हीं की वजह से ही है। पत्नी के साथ साथ वो मेरी शिष्या भी बनी रही। हमें जब मालूम चला कि आपका जन्म होने वाला है तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम उनसे भेंट करें, और हमने वैसा ही किया। वह आखिरी दिन हमसे बोली, हम आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगे। हम जानते हैं कि आप अपना समस्त जीवन लोक कल्याण में लगा चुके हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगने के लिए विवश हैं। हमारी बेटी, हम इसकी जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं। आपको एक अच्छा पिता बनकर इसका पालन पोषण करना होगा। यह हमारी आखिरी इच्छा है। हमें वचन दीजिए ताकि हम चैन से प्रभु के पास जा सके। हमने उसे वचन दिया और चंद्रिका इस दुनिया से विदा ले ली। मित्रा की आंखें भर आई थी, वह सिसक सिसक कर रोने लगी। महर्षि वृहंत जी पूछे, लेकिन पुत्री, आज आपके मन में अपनी माँ के विचार अचानक क्यों आए? इससे पहले तो आपने कभी हमसे ऐसा सवाल नहीं किया था। मित्रा ने कहा, आपका प्रेम विवाह हुआ था बाबा, तब आपने अपने प्रभु के लिए माँ को छोड़ दिया। फिर हमारा विवाह आपने जिससे तय किया है, डरते हैं कि कहीं वो भी हमें अपने प्रभु के लिए ना छोड़ दे। सवाल पूछकर मित्रा अपने कमरे में चली गई। आज महर्षि वृहंत जी सोच में पड़ गए। मित्रा का सवाल उन्हें अपने फैसले पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य कर रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। रम्या सबसे विदा लेकर अपने शहर लौट गई। रम्या के साथ वक्त कैसे गुजर जाता था मित्रा को मालूम ही नहीं चलता, लेकिन इसी बीच माया उसके क्लोज हो गई थी। मित्रा का व्यवहार ही इतना शांत और सरल था कि वो किसी को भी अपना बना लेती। एक दिन मौका पाकर विजय जी ने महर्षि वृहंत जी से कहा, हमारी एक जटिल समस्या है जिसका समाधान आपके पास ही है। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। विजय जी उन्हें अपने आने का मकसद बताते हैं तो महर्षि वृहंत जी बोले, आपकी समस्या समझता हूँ, लेकिन हमारी दीक्षा, हमारा ज्ञान और हमारा कर्तव्य यहाँ से जाने की अनुमति नहीं देता है। हमें माफ़ कीजिए, उन्हें यहाँ लेकर आइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह स्वस्थ हो जाए। तभी ऋषि बिना सोचे कहा, सोच लीजिए बाबा, आपको इस काम के लिए इतने पैसे मिलेंगे कि आप अपने आश्रम का लोन चुका देंगे, और यदि कम पड़ जाए तो हम और भी आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। लोन की बात सुन मित्रा चकित रह गई, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो हैरान होकर अपने बाबा को देखने लगी और पूछी, बाबा, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? आश्रम पर लोन है,
और आपने कभी हमें इस बारे में बताया ही नहीं। महर्षि बृहंत जी बोले, पुत्री, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, आप अंदर जाइए। मित्रा अंदर चली गई और उसके साथ माया भी चली गई। तभी महर्षि बृहंत जी बोले, पुत्र, प्रभु के दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस आश्रम का लोन कैसे चुकेगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। आप इस बारे में मत सोचिए। अब समय आ गया कि आप लोगों को यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। उनकी बात सुन ऋषि गुस्से में आ जाता है और वह उन्हें धमकाने लगता है। विजय जी उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं था। ऋषि ने कहा, मौका दे रहा हूँ बाबा, वरना बहुत पछताएंगे। महर्षि बृहंत जी फिर बोले, आपके प्रस्थान का समय आ गया है पुत्र, आप लोग यहाँ से निकलिए। विजय जी ने महर्षि बृहंत जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। होटल में पहुंचकर विजय जी ने ऋषि को डांटते हुए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं बात कर रहा था ना उनसे, फिर तुम्हें बीच में बोलने के लिए कौन कहा था? क्या किसी से ऐसे बात करते हैं? सीधे धमकाने पर आ गए। तो क्या करता अंकल, इतने दिन से हमें घुमा रहे हैं और जाने की बात हुई तो मना कर रहे हैं। धमकाता नहीं तो क्या करता? ऋषि अभी भी गुस्से में ही बोले जा रहा था। माया बोली, अब क्या करें, रुद्र से बात करनी चाहिए, अच्छे लोग हैं, उन्हें ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। वाह वाह माया, अंकल की तरह तुम्हारा भी मन में उनके प्रति सुविचार जाग उठे। माया, हम रुद्र के लिए काम करते हैं और हमारे काम में यह तहजीब और शिष्टाचार नहीं चलते हैं। और अंकल, आपने तो पहले प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की थी ना, क्या वो माने? और क्या चाहते हैं? रुद्र ऐसे ही तड़पते रहे, बेचैन रहे? क्या आप दोनों अनजान हो कि वो किस तकलीफ और दर्द से गुजर रहा है? और मत भूलिए, आखिरी उम्मीद आपने ही उसे दिलाया था अंकल, और अब हम ऐसे खाली हाथ नहीं लौट सकते हैं। ऋषि ने अपनी बातों से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। विजय जी ने कहा, तो हम करें भी तो क्या करें बेटा, वो हम पर छोड़ दीजिए अंकल, कैसे करना है हमें मालूम है, बस आप कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे हमारे प्लान पर पानी फिर जाए। ऋषि ने कहा तो विजय जी हैरत में पड़ गए और पूछे, ऐसा क्या करने वाले हो तुम दोनों? तभी माया बोली, अंकल, हम पर यकीन कीजिए, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बस हम उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो हमारे साथ चले। रुद्र के लिए यह करना ही होगा। अंकल, आपको रुद्र की कसम, हमें यह करने दीजिए। क्या करने वाले थे ऋषि और माया? क्या होगा जब मित्रा को अपने बाबा के लोन के बारे में पता चलेगा? क्या वे विवश हो जाएंगे लंदन जाने के लिए? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।